हेलो नमस्कार सारे के सारे। फिर से स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस जर्नी पे। आज के इस सेशन में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपनी जो है, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में हम इस सेशन में कवर करेंगे। माना जाता है कि ये ईस्ट इंडिया कंपनी आज से तकरीबन 100-200 साल पहले आई होंगी, और पहले के टाइम पे ये ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत ब्रूट आर्मी और बहुत पावरफुल कंपनी इसको जो है माना जाता है। तो देखते हैं इस कंपनी के बारे में और हमें क्या क्या एडवांटेज, डिसएडवांटेज एंड बेनिफिट्स जो भी हैं देखने को मिलती हैं। स्टे ट्यून। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो स्टेब्लिशमेंट हुआ था वो 1600 में हुआ था फ्यू मर्चेंट्स के द्वारा, ठीक है। और ये ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ये स्पाइसेस की ट्रेड करने के लिए जो है ये कंपनी बिल्ट हुआ था, ठीक है। देन आफ्टर ये ट्रेड साउथ की तरफ करने लग रही थी, और साउथ की तरफ जाते वक्त वहाँ और भी 3 जो है ट्रेडर थे वहाँ, बहुत ही पावरफुल, जैसे स्पेनिश कंपनी थी, पोर्तुगीज़ कंपनी थी, डच कंपनी थी। तो स्पेनिश और पुर्तगीज़ तो उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी, बट डच कंपनी के पास बहुत ही ब्रूट आर्मी और बहुत ज़्यादा रेवेन्यू वाली कंपनी थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को लगा कि हम यहाँ ट्रेड नहीं कर पाएंगे, तो उन्होंने इंडिया को चुना। इंडिया के कौन से स्टेट को? इंडिया के गुजरात स्टेट को उन्होंने चूज़ किया कि हम यहाँ ट्रेड कर सकते हैं। तो उस टाइम जो ईस्ट इंडिया कंपनी के तो जनरल थे वो थे विलियम्स हॉकिंस। जो विलियम्स हॉकिंस थे वो, और उस टाइम के जो इंडिया में जिनका जो रूल था वो उनका नाम था जहांगीर। तो विलियम हॉकिंस जो है जहांगीर के पास परमिशन लेने गए कि हम अपना फैक्ट्री, अपना ट्रेड जो है आपके एरिया में करना चाहते हैं। तो जहांगीर ने साफ मना कर दिया, परमिशन डिनाई कर दिया विलियम्स हॉकिन को कि आप यहाँ पास ईस्ट इंडिया कंपनी का कोई फैक्ट्री जो इस्टेब्लिश नहीं कर सकते। देन आफ्टर इन 1611 में 1611 में फर्स्ट इस्टेब्लिशमेंट फैक्ट्री ऑफ ईसी। तो 1611 में उनका फर्स्ट जो है फैक्ट्री जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ वो था आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम में, ठीक है। आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम में उन्होंने अपना फर्स्ट फैक्ट्री जो है इस्टेब्लिशमेंट किया और वहाँ से ट्रेड करने लग रहे थे। उसके बाद धीरे धीरे वो उनकी इकोनॉमी थोड़ी बढ़ने लगी, तो वो चाहते थे कि हम और जगहों को ऑक्यूपाई करें। तो उसके बाद फिर इन 1615 में 1615 में जो है एक ऑर्डर पास होता है जिसको हम शाही फरमान, ठीक है, शाही फरमान के नाम से जानते हैं। और उस शाही फरमान में ये लिखा रहता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को ये राइट दिया जाता है कि तुम अपना जो फैक्ट्री इस्टेब्लिशमेंट कर सकते हो, हमारे एरिया में तुम अपना जो है फैक्ट्री इस्टेब्लिशमेंट कर सकते हो। ये शाही फरमान में लिखा हुआ था। तो वो मद्रास में करते हैं, बॉम्बे में, सूरत में, अहमदाबाद में, आगरा में, पटना में, ये सारे जगहों में अपना जो फैक्ट्री इस्टेब्लिशमेंट करते हैं और अपना ट्रेड जो है कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो सूरत, गुजरात, पटना, ये सारी जगहों में फैक्ट्री इस्टेब्लिशमेंट करने के बाद भी इनका जो है रेवेन्यू अच्छा खासा है, बट ये चाहते थे कि और हम अपना रेवेन्यू एक्सपेंड करें इंडिया में। तो वो चाहते थे कि वो अपना फैक्ट्री जो है मुगल टेरिटरीज में, स्पेशली बंगाल में, मुगल टेरिटरीज में और स्पेशली इन बंगाल में वो अपना फैक्ट्री जो इस्टेब्लिशमेंट करना चाहते थे, ठीक है। देन आफ्टर इन 1670 में इंग्लिश किंग चार्ल्स टू, तो उस टाइम के 1617 में उस टाइम के जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो चीफ जनरल थे वो थे चार्ल्स टू थे। तो उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को राइट दिया। वो क्या क्या राइट थे? ऑक्यूपाइड टेरिटरी, तुम भारत में कोई भी टेरिटरी को ऑक्यूपाई कर सकते हो। कमांड, किसी भी टेरिटरी में तुम जाके एक राइट उनको मिल गया था कि तुम किसी भी टेरिटरी में जाके तुम अपना कमांड, अपना हुकूमत चला सकते हो। ऐसा मिंट मनी, वो अपनी खुद की करेंसी उनको बनाने का राइट मिल गया था। और तो और सिविल और क्रिमिनल जुरिडिक्शन का उनको सिविल और क्रिमिनल जुरिडिक्शन का उनको राइट मिल गया था। वो अपना, उनको कोर्ट जाना नहीं पड़ता, वो खुद ही अपना जो है सिविल और क्रिमिनल केस वो खुद ही हैंडल कर सकते थे, ये उनको राइट मिला था। और वो प्राइवेट आर्मी रख सकते थे खुद की। ईस्ट इंडिया कंपनी की एक प्राइवेट आर्मी है, ऐसा उनको राइट दिया गया था। कौन? चार्ल्स सेकंड, ये सारे राइट दिए गए थे। और फॉर्म अलायंस, वो किसी भी टेरिटरी से अपना अलायंस जो है बना सकते थे। ये सारे उनको राइट्स दिए गए थे चार्ल्स सेकंड के द्वारा। देन आफ्टर, और वो चाहते थे कि उनको ट्रेडिंग राइट मिले और टैक्स फ्री मिले। और ये टाइम था औरंगजेब का टाइम था। वो चाहते थे कि ट्रेडिंग राइट और टैक्स फ्री उनको ये राइट मिले। बट उस टाइम गद्दी में तो बैठे थे औरंगजेब। तो उनको ये, जब ईस्ट इंडिया कंपनी औरंगजेब के पास गई
तो औरंगज़ेब ने साफ मना कर दिया कि हम ये परमिशन डिनाई करते हैं, हम आपको टैक्स फ्री करने और ट्रेडिंग राइट नहीं दे सकते। तो उसके बाद आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब इन 1707 में, ठीक, जब औरंगजेब का डेथ 1707 में जब हुआ, ठीक है, उसके बाद क्या क्या चेंजेस आई उसके बारे में बात करते हैं। तो औरंगजेब के डेथ करने के बाद सारे मुगल्स में एक कॉन्फ्लिक्ट टाइप का हो गया, एक वॉर टाइप का होने लगा, नवाब आपस में लड़ने लगे, पावरफुल जमींदार आपस में लड़ने लगे कि मुगल की गद्दी पे कौन बैठेगा, नवाब बैठेंगे या जमींदार बैठेंगे, ऐसे गद्दी के लिए सारे लोग लड़ने लगे। तो फाइनली जो है इन 1756 में जो है फर्स्ट बंगाल ऑफ नवाब, ठीक, बंगाल के जो पहले नवाब थे वो थे सिराजुद्दौला जी थे, बंगाल के फर्स्ट नवाब बने सिराजुद्दौला, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, सिराज अटैक फ्रॉम विलियम्स इन फरीदाबाद। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो चाहते थे कि सिराजुद्दौला हमारा पीड़ बन के रहे, ठीक है, हमारा गुलाम बन के रहे, ताकि हम जो भी राइट्स या जो भी परमिशंस चाहें इंडिया के खिलाफ तो सिराजुद्दौला तुरंत मान ले। बट ऐसा नहीं हुआ, सिराजुद्दौला को ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर रहना उनको अच्छा नहीं लग रहा था, उनके जो ऑर्डर्स थे उनको डिनाई कर देते थे सिराजुद्दौला। उसके बाद सिराजुद्दौला ने अटैक कर दिया ईस्ट इंडिया कंपनी के फोर्ट विलियम। ईस्ट इंडिया कंपनी का एक कहना चाहिए तो गोदाम है, फिर गोदाम था जिसका नाम था फोर्ट विलियम, जो कि फरीदाबाद में था। तो सिराजुद्दौला ने वहाँ अटैक कर दिया और वहाँ के जितने भी कैदी वर्कर्स ऑफिशियल्स थे उनको अरेस्ट कर लिया और एक छोटे से जेल में उनको बंद कर दिया। बहुत से लोग मारे गए, बहुत लोग मारे गए, जिसको हम ब्लैक होल ट्रेजेडी के नाम से बोलते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऑफिशियल्स और बहुत सारे जो लोग मारे जा चुके थे, ठीक है। उसके बाद तो जब ये बात ईस्ट इंडिया कंपनी को पता चला तो वो चुप नहीं बैठे, ठीक है। उन्होंने प्लान किया कि हम बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हम सत्ता से गद्दी से उनको हटा के रहेंगे। तो डायरेक्ट वॉर करना उनको सही नहीं लगा, तो उन्होंने जो कर्नाटक वॉर में जो प्लान का यूज़ किया, तो वही प्लान के अकॉर्डिंग सिराजुद्दौला को उसकी गद्दी से हटाने की कोशिश की। वो किए ये कि जो सिराजुद्दौला के जो दुश्मन थे, ठीक है, उनके पास जाते हैं, जो कि सिराजुद्दौला के जो आर्मी के जो कमांडर थे मीर जाफिर, और उनका एक सेठ था, धनी सेठ करके एक नाम है, धनी सेठ, वो बहुत ही रॉयल फैमिली से बिलोंग करते थे। तो वो भी सिराजुद्दौला के अगेंस्ट थे और मीर जाफर भी चाहते थे कि हम बंगाल के नवाब बने। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने मीर जाफिर और धनी सेठ के साथ मिल के सिराजुद्दौला को सत्ता से हटाने का जो है प्लान बना लिया। तो सिराजुद्दौला को भी ये चीज़ पता था कि ईस्ट इंडिया कंपनी मतलब मेरे को सत्ता हटाने के लिए प्लान करने लग रही है, ठीक है। तो सिराजुद्दौला भी वही प्लान एग्जीक्यूट किया और जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो दुश्मन थे डच या फिर ब्रिटिश शासन के पास गए, तो उन्होंने ब्रिटिश शासन के साथ और सिराजुद्दौला दोनों ने प्लान बनाया कि हम ईस्ट इंडिया कंपनी को रूल नहीं करने देंगे हमारे इंडिया पे। तो दोनों ही सिराजुद्दौला और ब्रिटिश रूल, ठीक है, सिराजुद्दौला प्लस ब्रिटिश प्लस और ईस्ट इंडिया का साइड कौन था, ईस्ट इंडिया कंपनी प्लस मीर जाफिर प्लस सेठ, ठीक है। तो ये दोनों के बीच एक बहुत बड़ा बैटल हुआ, और इस बैटल को हम बैटल ऑफ पलासी बोलते हैं, बैटल ऑफ पलासी। ये हिस्ट्री का सबसे ईस्ट इंडिया कंपनी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। इसके बाद से पूरा जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरा स्ट्रक्चर ही जो है चेंज हो जाता है। इसके बाद ये बैटल हुए, उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी, हालांकि ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गया। इसके बाद फिर ईस्ट इंडिया कंपनी ने डिसाइड किया कि कोई हमारा पपिट नहीं बनता, तो हम अपने पपिट को जो है लाना चाहते हैं। तो सिराजुद्दौला को गद्दी से हटा दिया गया, उसकी जगह पे मीर जाफिर को गद्दी पे बैठा दिया गया। लेकिन फिर मीर जाफर भी वही चीज़ करने लगे जो चीज़ सिराजुद्दौला करते थे। इन्होंने भी फाइट किया ईस्ट इंडिया कंपनी से, बट हार गए। उसके बाद मीर कासिम आता है, मीर कासिम, ठीक है, मीर कासिम 1761 में। तो ये भी पपिट नहीं बने ईस्ट इंडिया कंपनी के, ये भी पपिट नहीं बने। उसके बाद फिर से मीर जाफिर को ही अपॉइंट किया गया नवाब की गद्दी में बैठने के लिए। उसके बाद फिर जो है मीर कासिम, तो जो मीर कासिम था, मीर कासिम को ईस्ट इंडिया कंपनी को हटाना ही था। तो मीर कासिम जो है चला गया किसके पास,
शुजाउद्दौला के पास, जो अवध के जो किंग थे, ठीक है। तो शुजाउद्दौला, ठीक है, शुजाउद्दौला प्लस मीर कासिम प्लस और शाह आलम टू, इन्होंने एक अलायंस बनाई, ठीक है। इन 1764 में ये तीनों नवाब मिल के एक अलायंस बनाते हैं, और इस अलायंस के बाद जो इन्होंने एक ये और ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक, इनके बीच एक वॉर होता है, ठीक है। इनके बीच एक वॉर होता है, ठीक है, एक बैटल होता है जिसको हम बोलते हैं क्या, बैटल ऑफ बक्सर, ठीक है, बैटल ऑफ बक्सर 1764। तो जो ये बैटल करते हैं इनको, उसको बैटल ऑफ बक्सर बोलते हैं। इसके बाद धीरे धीरे जो है इन सब का अवध में, ठीक है, अवध को भी इन्होंने कैप्चर कर लिया। मुगल तो पहले से ही कैप्चर थे। ये जब सिराजुद्दौला, मीर कासिम और शाह आलम टू जब मुगल के नवाब थे, मीर कासिम तो पहले से ही हार गए थे, सिराजुद्दौला अवध के थे। तो अवध और मुगल तो पूरी तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर आ गया, ठीक है। उसके बाद फिर इन 1764 ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, ठीक है, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के अकॉर्डिंग रॉबर्ट क्लाइव कमांडर ऑफ बंगाल। तो जो रॉबर्ट क्लाइव थे, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के अकॉर्डिंग रॉबर्ट क्लाइव जो है बंगाल के नए कमांडर बने, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी को ये पता चल गया था कि कोई भी हमारा पपेट नहीं बनना चाहता। तो वो ईस्ट इंडिया कंपनी खुद अपना जो है कमांडर बन गए, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद इन 1765 में, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद था रिवोल्ट ऑफ 1857, ठीक है। इसको हम फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के नाम से भी जानते हैं। ये ऐसा रिवोल्ट था, एक ऐसा रिवोल्ट था जिसको हम फर्स्ट इंडिपेंडेंस के नाम से जानते हैं। और इस रिवोल्ट ऑफ 1857 में बहुत सारी लड़ाई, बहुत सारी चेंजेस, बहुत सारे चीज़ें हुई थी। इसके ऊपर हम अलग से एक वीडियो बन सकता है, तो इसके बारे में अलग से बात करेंगे। उसके बाद क्या हुआ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के अकॉर्डिंग ब्रिटिश रूल जो ईस्ट इंडिया कंपनी को है उसको नेशनलाइज कर दिया गया, और ब्रिटिश के साथ सारा ईस्ट इंडिया कंपनी की जो टेरिटरीज थी, आर्मीज थी, वेल्थ थी, इकोनॉमी थी, सब जो है ब्रिटिश रूल के पास चली गई, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के अकॉर्डिंग जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को नेशनलाइज कर दिया गया। उसके बाद फिर ब्रिटिश के अंडर सारी टेरिटरीज, आर्मी और वेल्थ आ गई। उसके बाद इन 1874 में ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी तरीके से डिक्लाइन होकर डिसॉल्व हो गई, ठीक है। और 1857 में मुगल का भी पूरी तरीके से डिक्लाइन हो गया। उसके बाद ब्रिटिश राज जो है स्टार्टअप होता है, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको समझ आई होगी। तो वीडियो को प्लीज़ एक लाइक, एक शेयर और एक सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। बाकी ये चैप्टर उतना टफ नहीं है, कुछ छूट गया होगा तो आप लोग एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। आई नो कहीं छूटा होगा, आप लोग एक बार रीचेक कर लीजिएगा। बाकी मैं खुद एक एक्सपेरिमेंट हूँ, मेरे अकॉर्डिंग जो मेरे को समझ आया मैं आप लोगों को बता दिया, ठीक है। बाकी अब कुछ छूट गया उसके लिए दिल से सॉरी है। और ब्रिटिश इसके बाद 1857 के बाद ब्रिटिश रूल जो है स्टार्टअप हो जाता है, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो सब अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।